ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 40वीं कक्षा न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और प्रत्यक्ष की विशेष परीक्षा के प्रसंग में हम 37वें सूत्र को देख रहे थे। सेना वनवत ग्रहणम इति चेत न अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। इसका भाष्य हमने कुछ देख लिया था, पृष्ठ संख्या 180। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम आचार्य जी, प्रथम अध्याय के द्वितीय हान्यक में जो 5वां सूत्र है उसके भाष्य में इस अणु को स्पर्शवान बताया है, और जो अभी सूत्र चल रहा है 37वां उसमें अणु को अतीन्द्रिय बताया है। इसको रूप की दृष्टि से समझना चाहिए, रूप की दृष्टि से। दर्शन का विषय वो नहीं बनेगी, यानी रूप का विषय नहीं बनेगी। स्पर्श का विषय एक अलग बात हो गई, रूप का विषय एक अलग बात हो गई। तो अतीन्द्रिय यद्यपि यहाँ कहा गया है, और अतीन्द्रिय का मतलब हम पांचों ज्ञानेंद्रियों के ग्रहण के परे ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अतीन्द्रिय मतलब सभी ज्ञानेंद्रियों से जिसका ग्रहण नहीं हो सकता, एक हम सामान्यतः ये अर्थ लेते हैं। और इसलिए आपको वहां से विरोध लग रहा है क्योंकि स्पर्शवांश्च अणु कहा गया था, एक तो ये बात है। तो इसको दृष्ट विषय, दर्शन विषय, चक्षु विषय को की दृष्टि से अतीन्द्रिय कहा जा सकता है, एक बात। दूसरा वो प्रसंग बताना, वो पृष्ठ संख्या 100। हाँ, वो जो प्रसंग है अनेकांतिक सब विचार का, ठीक है, उसको एक सामान्य रूप से केवल अनेकांतिकता को बताने के लिए भी लिया जा सकता है। स्पर्शवांश्च अणु नित्यश्च, ये केवल एक सामान्य रूप से कथन किया गया वहां केवल दिखाने के लिए। पहला उत्तर तो मैंने आपको दे ही दिया है, उसको इसको सिद्धांत मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो और कोई संगति मेरी समझ से नहीं है, ये तो विरोध आएगा दोनों बातों में, ठीक है। यहाँ अतीन्द्रिय का मतलब दर्शन विषय नहीं है, उसको आप लेकर के चलिए, इतना ही मान लीजिए। ठीक है, ये इतना ही रखिए आप, दूसरा छोड़ दीजिए। और हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 174 171। हाँ 74 है 174 74। हाँ सूत्र संख्या 33 का जो भाष्य है उसकी तीसरी पंक्ति। बोलिए। तस्य अव्यव स्थानस्य, ये जो पंक्ति है पूरी वो स्पष्ट नहीं है। इस पंक्ति को देखिए, इस पीछे जो वार्तिक है अवयवी सद्भावात, ठीक है, इस सिद्धांति का सूत्र है। न च एक देशोपलब्धि अवयवी सद्भावात, मात्र एक देश की सिद्धि नहीं होती है, उपलब्धि नहीं होती है, अवयवी भी वहां पर होता है। उसी में इन्होंने अवयवी सद्भावात को खोला, अस्ति ही अयम एक देश व्यतिरिक्त तो अवयवी। एक देश यानी जो आगे का भाग है
उसको चाहे तो पीछे का भी एक देश ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल आगे का जो भाग है उसके साथ साथ अवयवी भी विद्यमान है। ठीक है, उसी अवयवी की, तस्य मतलब तस्य अवयविनः, उस अवयवी की। ठीक है, और कैसा है ये अवयवी? अवयव स्थानस्य, अवयव है स्थान जिसके, ऐसा अवयवी। अवयवी तो है स्थानी, स्थान वाला, और अवयव है स्थान। घड़ा किस में रहता है? मिट्टी के कणों में रहता है। घड़ा एक अवयवी है, वो स्थानी है, और उसका स्थान आश्रय कौन है? मिट्टी के कण। उस घड़े में जो मिट्टी है उसके जो कण हैं यानी अवयव, तो तस्य मतलब उस अवयवी की, कैसे अवयवी की? अवयव स्थानस्य, जो कि अवयव स्थान वाला है। अवयव है स्थान जिसके, रहने का स्थान जिसका, रहने का स्थान होता है ना, जैसे अवयवी के रहने का स्थान क्या है? अवयव घड़े के रहने का स्थान क्या है? घड़ा कहाँ रहता है? उसके कणों के अंदर रहता है। तो अवयव है स्थान जिसके, अवयव स्थानस्य उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, उसकी उपलब्धि मतलब ज्ञान, उसका कारण यानी तो नेत्र, उपलब्धि का कारण नेत्र, नेत्र से हम उसको देख सकते हैं अवयवी को। उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, जो उपलब्धि के कारण को जो प्राप्त हो गया, यानी उपलब्धि के ज्ञान के कारण नेत्र को जो प्राप्त हो गया, यानी तो सन्निकर्ष जिसका नेत्र से हो गया है, नेत्र की सीमा में आ गया है, उसके एक देशोपलब्धो, एक देश के की उपलब्धि होने पर, एक देश की तो उपलब्धि हो रही है ना पूर्व पक्षी के मत में जी, दोनों के ही मत में है वैसे तो। प्राप्तस्य एक देशोपलब्धो, उसके एक देश की उपलब्धि होने पर, एक देश की किसकी? अवयवी के, अवयवी के एक देश के, अवयवों की नहीं, अवयवी के एक देश की उपलब्धि होने पर, क्योंकि सामने सामने दिख ही रहा है। अनुपलब्धि अनुपन्ना, उसकी अवयवी की जो अनुपलब्धि है वो असिद्ध हो जाएगी। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि हमें केवल अवयव दिखते हैं, आगे का भाग, और अवयवी का तो हम अनुमान करते हैं, पीछे के अवयवों का और अवयवी का हम अनुमान करते हैं। उसने कहा था अवयवी का अनुमान है, सिद्धांत कह रहा है कि नहीं, अवयवी का भी प्रत्यक्ष होता है। तो कम से कम आप यूं कल्पना भी करो तो आगे का, आगे के अवयव दिख रहे हैं तो आगे का अवयवी भी तो दिख रहा है जी। तो जब एक देश में उसकी उपलब्धि हो रही है, एक देशोपलब्ध हो, एक देश में उसकी उपलब्धि हो रही है, मान करके कह रहे हैं अभ्युपगम से, तो उसकी अनुपलब्धि अनुपपन्न है, अनुपलब्धि असिद्ध है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि वो उपलब्ध नहीं हो रहे, तो पूर्व पक्षी का ये कहना कि अवयवी उपलब्ध नहीं हो रहा है, यानी अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, ये बात उसकी असिद्ध है, सिद्ध नहीं हो पाई है। क्योंकि अवयवी का एक भाग तो सामने तो अवयवी दिख ही रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। अवयवी का प्रत्यक्ष होने से, चूंकि अवयवी का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए पूर्व पक्षी ने जो ये कहा कि अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होता, वो बात उसकी सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, हाँ। इस पे एक पूछना है आचार्य जी, जो स्थान में अवयवी के अंदर अवयवी के अंदर रहते हैं और अवयवी के अंदर अवयव के अंदर अवयवी रहता है, तो यहाँ पे किसको लेंगे? अवयवी के अंदर अवयवी रहता है ना? अवयवों में अवयवी रहता है, अवयवों के आश्रय से अवयवी रहता है। जब हम अवयवों को इकट्ठा करते हैं घड़े के रूप में, ऐसा बनाते हैं, तो उन्हीं में तो घट आता है, या पहले से घड़ा था और उसमें हम उसको रखते हैं। ऐसे घड़ा पहले से हो बना हुआ और उसमें हम पानी, गेहूं आदि कुछ भरें, तो अब तो वो अवयवी आश्रय है उनका, जल आदि का जो अंदर भरा हुआ है, लेकिन खुद अवयवी का आश्रय कौन है? मिट्टी के कण है, वही लेना है यहाँ पर, उसी रूप में कह रहे हैं जी। और कुछ? हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 175, हाँ भाष्य की
भाष्य की अंतिम पंक्ति, हाँ, समुदाय विशेषात् वा समुदायो वृक्षः, ये पंक्ति प्रश्न है। समुदायी अशेषता वा समुदायो वृक्षः स्यात् तत्प्राप्तिर्वा। पूछ रहे हैं प्रश्न, पूर्व पक्षी से पूछ रहा है सिद्धांती कि आप जो समुदाय जिसको आप वृक्ष कह रहे हो, जिसको आप वृक्ष कह रहे हो वो क्या है? क्योंकि वृक्ष संज्ञा तो पूर्व पक्षी भी बोलता ही है। पूर्व पक्षी का मतलब है जो अवयवी को नहीं मानता, केवल अवयवों को मानता है, वह भी वृक्ष तो कहता ही है। ये वृक्ष खड़ा है, ये वृक्ष क्या है वो उससे पूछ रहे हैं कि समुदायी अशेषता, समुदाय का मतलब है अवयव। पूर्व पक्षी के मत में अवयवी तो है नहीं, अवयव और उनका समुदाय है, अवयव और उनका समुदाय है। तो समुदाय तो एक चीज हो गई, और समुदाय वाले कौन है? वो अवयव है। तो समुदायी अशेषता, अवयवों की संपूर्णता, जितने भी अवयव हैं उसकी संपूर्णता ही वृक्ष है। समुदायी अशेषता वा एक बात, और अथवा समुदाय ही वृक्ष है। वृक्ष क्या है? अवयवी, समुदाय, अवयवों की संपूर्णता वृक्ष है या समुदाय वृक्ष है? पूर्व पक्षी से ये पूछ रहे हैं। पूर्व पक्षी जो ये मानता है कि अवयव होते हैं और अवयवों का समुदाय होता है, अवयवी को वो नहीं मानता है। लेकिन वृक्ष है ये तो व्यवहार वो भी करता है, ये वृक्ष है। तो उससे ये पूछ रहे हैं कि जो वृक्ष आप कह रहे हो ये क्या है? ये अवयवों की संपूर्णता है अथवा ये समुदाय है? क्योंकि दो चीज मान रहा है पूर्व पक्षी, एक तो अवयव मान रहा है बहुत सारे, और एक अवयवों का समुदाय मान रहा है। तो बोले आप वृक्ष किसको मानते हो? अवयवों की संपूर्णता। अशेषता का मतलब है कुछ विशेष न बचे, सारे के सारे, सारे के सारे अवयव, इन अवयवों का नाम वृक्ष है अथवा इन अवयवों के समुदाय का नाम वृक्ष है। ये बात समझ में आ रही है? अवयवों के समूह का नाम, अवयव जितने हैं उन संपूर्ण अवयवों का नाम वृक्ष है, अथवा उनसे बनकर के उनसे जो एक समुदाय बना है, एक समूह, उसका नाम वृक्ष है। बोलिए। इसमें जो ये समुदायी अशेषता व समुदायो वृक्षः स्यात्, ये दो पक्ष हैं या एक ही पक्ष को विस्तृत करके दूसरे शब्दों में दूसरा पक्ष? उसी को खोल रहे हैं अब तो ये समुदाय उसी को खोल रहे हैं। ठीक है, मैंने खोल करके ही बताया था आपको पिछली बार जो है ना, समुदायी अशेषता व समुदाय की अवयवों की अशेषता, संपूर्णता, अथवा करके कहते हैं कि वा समुदायो, या तो जो समुदाय है पूरा वो वृक्ष है, और दूसरा है तत्प्राप्तिर्वा, अथवा अवयवों का जो संयोग है या अवयवों का जो ज्ञान है वो वृक्ष है। ठीक है, क्योंकि जब हम, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब हम अवयवों का अशेषता कहेंगे, संपूर्णता कहेंगे, तो वो समुदाय ही आ जाएगा। या तो संपूर्ण अवयव कह लो, चाहे तो समुदाय कह लो, इस तरह से। तो समुदाय अशेषता वा समुदायो वृक्षः स्यात् तत्प्राप्तिर्वा, अथवा उसकी जो प्राप्ति है यानी उनका जो संयोग अथवा तो ज्ञान, दोनों तरह से अर्थ किया जाता है। ज्ञान अर्थ प्रमुखता से लीजिए, जो उसका हमारे को ज्ञान हो रहा है वो वृक्ष है। वृक्ष क्या है? तो उभयथा ग्रहण अभावात, आप दोनों ही मत में कुछ भी माने तो दोनों में ही वृक्ष इस संज्ञा के ग्रहण का अभाव होगा। क्यों होगा वो तो आगे बताए। पूर्व पक्षी से ये प्रश्न है कि वृक्ष है क्या? पूर्व पक्षी से ये प्रश्न किया जा रहा है कि आप वृक्ष मानते किसको? आप कह रहे हो ना कि ये वृक्ष है, वृक्ष क्या चीज है? ये प्रश्न है, बस इतना ही है। नहीं, इसमें जो इन्होंने संपूर्ण अवयव को लिया है, तो संपूर्ण अवयव मतलब तो एक अवयवी हो गया ना पूरा। जो संपूर्ण अवयव जो लिया इन्होंने, तो एक अवयवी तो हो गया पूरा।
नहीं, अवयवी नहीं मानेगा ना, अवयवी को बीच में मत लाओ आप। ये तो आप सिद्धांति की तरफ से बोल दोगे कि संपूर्ण अवयव हो गए तो एक अवयवी हो गया। वो अवयवी कह ही नहीं रहा है ना, अवयवी शब्द ही मत लाइए। क्योंकि पूर्व पक्षी से प्रश्न किया जा रहा है तो पूर्व पक्षी जो मानता है, पूर्व पक्षी जो मानता है वही मानते हुए उससे प्रश्न किया जाएगा। हम अपनी बात नहीं थोप सकते उस पर, वो तो विसाध्य कोटि में है, अवयवी है या नहीं है। अभी तो उसी की मान्यता में उसको उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आपकी मान्यता के अनुसार तो वृक्ष नाम की का कथन, वृक्ष आप किसको कहोगे? वो वृक्ष सिद्धि नहीं होगा आप कुछ भी आपके पक्ष में। तो वो जो मानता है वही कहेंगे, तो इसलिए अवयवी को बीच में नहीं लाएंगे। हाँ, संपूर्ण अवयव का ही तो पूरा ज्ञान हो रहा है ना आचार्य जी, उसके पूर्व पक्षी के मत में। सिद्धांति जो पूछ रहे हैं दो, ये संपूर्ण अवयव को मान रहे हो या सिर्फ उसका जो ज्ञान हो रहा है ज्ञान की, हाँ, उसको मान रहे हो? हाँ। तो उस संपूर्ण अवयव में का जो प्राप्ति हो रहा है तो उसमें तो ज्ञान भी आ रहा है, उसका अलग से तो कोई ये नहीं बन रहा है। देखो, दो बातें अलग अलग हो जाती है ना। मुझे आपका ज्ञान हो रहा है, आप बैठे हो वहां पर, तो आप और आपका ज्ञान जो मुझे हो रहा है वो दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग। आप एक व्यक्ति हैं, आप वहां बैठे हुए हैं, एक तो आप हैं और ये आपका ज्ञान मेरे को हो रहा है, तो दोनों अलग अलग बातें हुई ना। जी, जो आपने कहा वो मुझे ऐसा मन नहीं लग रहा है कि जो आप मनुष्य हैं उस मनुष्य का ही ज्ञान हो रहा है कि वो मनुष्य यहाँ बैठा है या मैं बैठा हूँ यहाँ, तो आपको मेरा ही ज्ञान हो रहा है कि मनुष्य का राजीव। ज्ञान हो रहा है, आपका ज्ञान हो रहा है, तो आप और ज्ञान ये एक ही हैं या अलग अलग हैं? मनुष्य जाति से वो अलग है और ज्ञान के दृष्टि से वो अलग, दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग हुए ना। आप अलग हैं और आपका ज्ञान अलग है। आपके शरीर रंग रूप का जो मेरे को ज्ञान हो रहा है वो, आपके मस्तिष्क में जो ज्ञान है उसका नहीं कह रहा हूं। आपका जो रंग रूप है, जैसे आप दिखते हो, जो आप करते हो, उसका मेरे को ज्ञान है। वो ज्ञान और आप अलग अलग चीजें हुई ना। जी। तो आप क्या हैं? आप वो जो वहां बैठे हो वो हैं, या ये जो मेरे को ज्ञान हो रहा है वो हैं आप? जो ज्ञान हुआ, जो ज्ञान हो रहा है वो हैं आप? नहीं, मैं जो बैठा हूँ वो जो ज्ञान हो रहा है आपको। दोनों बातें मिला करके क्यों बोलते हो? प्रश्न को समझा करो भाई, अलग अलग करो दोनों को। फिर ऐसे बोल देते हो कि दोनों की बातें आ जाएंगी। आप जो वहां बैठे हुए हो वो आप हो, या आपका जो ज्ञान मेरे को हो रहा है वो आप हो? जो मैं बैठा हूँ वो आप हैं। ये जो ज्ञान हो रहा है वो तो नहीं है ना आप। जी नहीं। तो ये पूछ रहे हैं उनसे कि जो वृक्ष, ये जो ज्ञान आप जिसको आप वृक्ष कह रहे हो, वो ये परमाणुओं का समूह, सारे परमाणु अवयव जितने अवयव हैं वो वृक्ष है, या उसका जो ज्ञान हो रहा है वो वृक्ष है? ये प्रश्न किया है बस इसमें। हाँ, धन्यवाद। बोलो। ओम। पृष्ठ संख्या 169। पृष्ठ 169। हाँ, अंतिम पंक्ति 169। जो द्रव्य गुण कर्म जो दिया है यहाँ पर, तो द्रव्य गुण कर्म क्या लेंगे? जो वैशेषिक में वही लेंगे यहाँ पर? वैशेषिक वाले द्रव्य गुण कर्म। हाँ, इन सब की उत्पत्ति में अदृष्ट कारण कैसे मानेंगे? मतलब अदृष्ट को कैसे कारण मानेंगे? हाँ, ये सब जो द्रव्य, जितने द्रव्य उत्पन्न हुए हैं, उन द्रव्यों में जो गुण हैं और उन द्रव्यों के जो कर्म हैं, वो किसके लिए हैं? ये जो सारी संसार है ये किसके लिए बना है? मनुष्य के लिए, अन्य प्राणियों के लिए नहीं, सब आत्माओं के लिए। इनके जो गुण हैं वो किसके लिए बने हैं? द्रव्य हैं तो गुण भी रहेंगे उनमें, वो किन के लिए हैं? वो भी प्राणी मात्र, आत्माओं के, सभी आत्माओं के लिए। और उनसे जो जो क्रियाएं हो सकती हैं, उनमें जो जो क्रियाएं हो रही हैं वो किसके लिए हैं? वो भी आत्मा। और कोई प्रयोजन है क्या? इसका कोई और प्रयोजन है क्या? जीवों के लिए है ना, हो सकते हैं। हो सकते हैं, औरों के लिए भी हो सकते हैं। और कोई है? नहीं, और नहीं कोई। अच्छा, इनसे जीवों का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? पूरे जीवों के लिए ये क्या करते हैं? जीव को इनसे क्या प्रयोजन है?
मोक्ष की सिद्धि में मोक्ष की सिद्धि में। अच्छा, सहायक है, और मोक्ष की सिद्धि के लिए कुछ साधन चाहिए चाहिए। और भोग भी करते हैं। सब तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं लगे हैं ना। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति भी है, लेकिन जैसे योग दर्शन में कहा भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, ये जो संसार है किसके लिए है? भोग और अपवर्ग के लिए। और भोग और अपवर्ग किसके लिए है? जीवात्माओं के लिए। मुक्ति के लिए ये कैसे सहायक है कि ये साधन के रूप में हमें मिलते हैं, साधन मिलते हैं। ये शरीर आदि सब इंद्रियां ये साधन है। तो ये जो साधन हमारे को मिले हैं, इनका जैसा निर्माण हुआ है वो हमारे लिए हुआ है, तो हमारे लिए हमारे कर्मों के अनुसार से हुआ है, हमारे कर्मों के अनुसार से हुआ है। इसलिए इनके बनने में अदृष्ट कारण है। परमात्मा ने यूं ही तो नहीं बना दिया। ये जो संसार बनाया है जीवों के लिए है, तो जीवों के कर्म के अनुसार है, इसलिए इसको अदृष्ट को कारण मानते हैं वहां पर। अगर अदृष्ट नहीं होता तो हमारे जैसे शरीर हैं ये नहीं होते। अभी सामान्य अवस्था की बात कर रहा हूं, जिस ढंग से ये कह रहे हैं, हमारे कर्मों के फल के रूप में, साधनों के रूप में ये शरीर आदि प्राप्त हुए हैं, शरीर और इंद्रियां हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसका निमित्त अदृष्ट बनेगा, हमारा कर्माशय बनेगा। भिन्न भिन्न शरीर हैं, भिन्न भिन्न साधन हैं, इस रूप में अदृष्ट इनका कारण बनेगा। परमात्मा ने इनको बनाया, लेकिन परमात्मा ने जीवों के कर्म के अनुसार बनाया इनको। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 176। हाँ, भाष्य में ऊपर से तीसरी पंक्ति है, हाँ, अंतिम से प्राप्ति ग्रहणमपि नोपपद्यते प्राप्तिमताम अग्रहणात्। तो यहाँ जो प्राप्तिमताम अग्रहणात् बोला है, तो ये इसको कैसे घटाएंगे? ज्ञान वाला जो भी अर्थ किए थे उसमें कैसे घटाएंगे इसको? प्राप्ति का मतलब है संयोग। ठीक है, उसका ग्रहण भी उपपन्न नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। संयोग का ग्रहण भी सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों? कि जो प्राप्ति वाले हैं यानी संयोग वाले हैं, उन्हीं का ग्रहण नहीं हो रहा है। जैसे इसको पहले उलट करके देखिए कि प्राप्ति का ग्रहण तब होगा जब प्राप्ति वालों का भी ग्रहण होगा। प्राप्ति और प्राप्ति वाले, प्राप्ति का मतलब है संयोग, और प्राप्ति वाले मतलब जिनके बीच में संयोग है। अब मैंने ये हाथ का संयोग किया है, ये संयोग, ये प्राप्ति का ग्रहण हो रहा है आपको कि संयोग है दोनों हाथों में? ये कब हो पा रहा है? जब संयोग वाले, प्राप्ति वाले जो हैं, जैसे ये एक हाथ और ये हाथ, इनका यदि ग्रहण हो रहा है तब तो आपको पता लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हम सबको, आपको ही क्या, सबको। प्राप्त संयोग वाली वस्तुओं का यदि ग्रहण हो रहा है तो संयोग का ग्रहण होगा कि संयोग हुआ है। ठीक है, आत्मा और शरीर का भी संयोग है, तो दुइयों का ये परमात्मा और शरीर का भी संयोग है। हाँ या ना? परमात्मा सर्वव्यापक है और शरीर है, तो हमारे शरीर के साथ में परमात्मा का भी संयोग है। क्या वो संयोग दिखाई देता है? ग्रहण होता है उस संयोग, वो संयोग ग्रहण होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हाथ का संयोग तो ग्रहण हो गया, और जितने संयोग हम देखते हैं विभिन्न विभिन्न चीजों के, वो हमारे को संयोग गृहीत हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा का और शरीर का संयोग क्यों नहीं गृहीत हो रहा है? क्योंकि जिनके बीच में संयोग है उनमें से एक यानी परमात्मा का ग्रहण नहीं हो रहा है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता है। अच्छा, वायु और शरीर का संयोग पता लगता है, वो तो स्पर्श से आपका पता लग रहा है, आपको अपना पता लग रहा है, हमें अपना पता लग रहा है कि हमारे शरीर से वायु का संयोग हुआ है। लेकिन मेरे शरीर का भी वायु से संयोग है, ये आपको पता लग रहा है? पता मतलब प्रत्यक्ष पता लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना संयोग? तो पता क्यों नहीं लग रहा है?
क्योंकि जो संयोग वाले हैं, प्राप्ति वाले, शरीर और वायु, उसमें उनका ग्रहण नहीं हो रहा है। उसमें से अभी तो एक का है, यहां पर वायु का ग्रहण नहीं है, यानी नेत्रों से वायु दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए नेत्रों से वायु दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वायु और शरीर का संयोग भी हमें दिखाई नहीं देगा। दोनों का लेना हो तो परमात्मा और वायु का संयोग दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता, क्योंकि परमात्मा भी अदृश्य है और वायु भी अदृश्य है। यद्यपि संयोग है लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि प्राप्ति ग्रहण पे भी नोपपद्यते है, ये जो संयोग है इसका ग्रहण भी नहीं हो सकता है आपके मत में, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। क्योंकि जो प्राप्ति वाले हैं, यानी जो परमाणु हैं, अणु, उन्हीं का ग्रहण नहीं होता है आपके मत में। तो उनके मत में या तो वो अतीन्द्रिय हैं, नेत्रों से परमाणु दिखाई नहीं देंगे, तो नेत्रों से उन परमाणुओं का संयोग कैसे दिखाई दे जाएगा? किसी भी चीज का संयोग हमें तब दिखाई देगा जब संयुक्त होने वाली वस्तु, यानी प्राप्ति वाले जो हैं वो भी दृश्यमान होंगी, नेत्र से दिखाई देती होंगी, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही बात स्पर्श से है। दो वस्तुओं का संयोग हुआ है और हम स्पर्श से पता लगते हैं कि इनका संयोग है। किसी भी जोड़ को हम देखते हैं कि ये जोड़ जुड़े हुए हैं। ये कब हो सकता है? जब दोनों में स्पर्श हो। अब परमात्मा का और इस टेबल का, या तो इस परमात्मा का और इस लेखनी का संयोग है, इसको हम छू करके पता लगा सकते हैं कि हाँ देखो ये परमात्मा का और इसका संयोग हो रहा है? क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि वो स्पर्श योग्य नहीं है। अब इन दो का स्पर्श है, ये चश्मे के खोल का और इसका, इसको हम संयोग स्पर्श से पता लगा सकते हैं ना कि इनमें संयोग है। कैसे? क्यों? क्योंकि इसमें भी संयोग गुण है, इसमें भी संयोग गुण है, प्राप्ति हो रही है। तो प्राप्ति वालों के संयोग का ग्रहण हो सकता है। तो ये कह रहे हैं प्राप्ति का ही ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि प्राप्ति वाले जो हैं उनका ही ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं ग्रहण होगा। और जो इस पक्ष में तो आ गया समझ में, दूसरा पक्ष जैसे प्राप्ति का अर्थ अगर ज्ञान करेंगे, उस पक्ष में इसको कैसे देखेंगे? इसको भी देख लेंगे। जो प्राप्ति वाली चीज है इसी का ग्रहण नहीं हो रहा है, तो इसके ज्ञान का ग्रहण कैसे होगा? भाई पहले हमने ये वस्तु है, इसका ग्रहण हुआ मतलब ज्ञान हुआ। अब इस ज्ञान का ग्रहण हुआ कि मैं इस लेखनी को जानता हूं। तो जब इसी का ग्रहण नहीं हो रहा है तो इससे कोई, पहली बात तो इसका ग्रहण नहीं हो रहा है मतलब इसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है। तो जब ज्ञान है ही नहीं तो उसका ग्रहण कैसे होगा? इसी का ग्रहण नहीं है तो इसके ज्ञान का भी ग्रहण कैसे होगा? तो आगे देखते हैं, पृष्ठ संख्या 180। न्याय दर्शन अध्याय 2 आनिक 1 और 37वें सूत्र में सिद्धांती ने पूर्व पक्षी का खंडन किया। पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे, देखिए यहां बात कहां अटकी हुई है कि अवयवी होता है या नहीं होता है। अवयवों के समूह से भिन्न अवयवी होता है या नहीं होता, यहां पर बात टिकी हुई है। मूल प्रश्न तो प्रत्यक्ष का था कि प्रत्यक्ष हमारे को होता है या नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि वृक्ष आदि ये जो है इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने कहा कि सेना और वन के अंग के समान मान लेंगे, अवयवों का समूह रहता है और अवयवी का हमारे को ज्ञान हो जाता है। सेना जो है ये अवयवी का समूह है, इसका ज्ञान हो रहा है, वन का भी ज्ञान हो रहा है, ऐसे मानेंगे तो उसमें सिद्धांती ने कहा था कि ये आप सेना और वन में जो दृष्टांत दे रहे हैं ये वास्तव में घटेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो समूह मान रहे हो अणुओं का, परमाणुओं का, और वो अतीन्द्रिय हैं, तो उनका संयोग, उनका ग्रहण भी नहीं हो सकता। अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से उसका जो आप समूह कह रहे हो उसका भी ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात उसने कही थी सिद्धांती ने। और इसी में आगे और पक्ष विपक्ष चल रहे हैं, तो हम आज नया पाठ देखेंगे 180वें पृष्ठ की सबसे अंतिम पंक्ति से। नया अनुच्छेद शुरू हो रहा है।
पीछे वाली बात पर सेना और वन के अंग के समान, सेना और वन के समान, ये जो बात थी, इस पे यदि पूर्व पक्षी यूं कहे क्या दृष्टम इति चेत न, वार्तिक है कि यदि पूर्व पक्षी कहे कि नहीं ये तो दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, सेना और वन के जो अंग हैं वो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, तो दृष्टम इति चेत, तो बोले कि न, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तद विषय से परीक्षोपपत्ति है, उस विषय की परीक्षा की उपपत्ति सिद्धि होने से, यानी ये परीक्षणीय होने से। ये जो आप वृक्ष और सैनिक का कथन कर रहे हो, ये भी कोई चीज है, वृक्ष नाम की कोई चीज है, सैनिक नाम की कोई चीज है, यही अपने आप में आपके पक्ष में तो असिद्ध है। क्योंकि वन और सेना ये कथन करते हुए पूर्व पक्षी ने जो अवयव बताए, वो अवयव परमाणु नहीं बताए थे। यदि वो परमाणु बताता तब तो वो तो सीधे सीधे साध्य विषय बना हुआ ही है, वो तो उदाहरण कोई बनता ही नहीं उसका। तो उसने उदाहरण किसका दे दिया? वन और सेना का, और उसके अंग यानी तो वृक्ष और सैनिक का। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये जो आप एक एक चीज कह रहे हो अवयव के रूप में, ये क्या चीज है? आपके मत में तो क्या बनेगा? हमारे मत में तो ठीक है, हम एक वृक्ष को वृक्ष मानते हैं, हम एक अवयवी मानते हैं, एक सैनिक को, व्यक्ति को हम एक अवयवी मानते हैं, लेकिन आपके मत में तो कहां से बनेगा ये एक क्या चीज है आपके मत में? एक वृक्ष, एक सैनिक और अनेक वृक्ष मिलकर के वन, और अनेक सैनिक मिलकर के सेना, ये जो एक एक है, ये आपके मत में है क्या चीज? वो कह ही नहीं सकता। तो बोले दृष्टम इति चेत, ऐसा अगर कहो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि तद विशेष से परीक्षणोपपत्ते, बोले ये भी अपने आप में परीक्षणीय है। अभी तो भाष्य देखिए आगे, यद्यपि मन्येत, यदि पूर्व पक्षी ऐसा माने, दृष्टम इदम, बोले ये तो देखा जाता है। क्या देखा जाता है? तो सेना वनांगानाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकमिति ग्रहणम, बोले सेना और वन के जो अंग हैं, यानी सैनिक और जो वृक्ष हैं, इनके पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, उसके पृथकता के अग्रहण से, इनकी पृथकता नहीं, पृथकता का मतलब है एक में ही पृथकता। यूं तो सैनिक सैनिक परस्पर पृथक हैं, उसको नहीं कह रहे हैं एक एक दृष्टि से देखें तो, और वृक्ष है वो वृक्ष वृक्ष यूं तो अलग अलग हैं, लेकिन एक एक वृक्ष अपने आप में एक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर दूर से देखेंगे तो सारे सैनिक मिलकर के वहां एक दिखाई देगा, और सारे वृक्ष मिलकर के एक वन दिखाई देगा। तो सेना वनांगानाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, उनकी पृथक पृथकता के अग्रहण से अभेदेन एकमिति ग्रहणम, चूंकि वो अभेद हैं, उनमें भेद नहीं होता है, इसलिए एक का ग्रहण हो जाता है। न च दृष्टम शक्यम प्रत्याख्यातुमिति, और जो दृष्ट है उसका आप खंडन नहीं कर सकते। एक दिखाई दे रहा है, एक सेना दिखाई दे रही है, एक वन दिखाई दे रहा है हमारे को, जो दृष्ट है उसका खंडन नहीं कर सकते। दृष्ट का मतलब हो गया आंखों से दिखाई दे रहा है, आप उसका कैसे खंडन कर सकते? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है तो आप उसका खंडन, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को सिद्ध करने में और कोई प्रमाण नहीं, और प्रत्यक्ष का आप खंडन भी नहीं कर सकते, एक एक तो दिख रहे हैं वो। तो सिद्धांत कहता है तच्च नैवम, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? तद विषय से परीक्षोपपत्ते है, इसी को खोल रहे हैं, तद विषय से को खोल रहे हैं। दर्शन विषय एवं परीक्षते, ये जो वन और सेना का जो एकत्व है, जो दर्शन का विषय आपने कहा ये एक एक दिखाई दे रहे हैं हमारे को, वो जो दर्शन का विषय है वो ही यहाँ पर परीक्षित किया जाता है, परीक्षा किया जा रहा है, इसी को आगे खोल रहे हैं। यो अयम एकम इति प्रत्ययो दृश्यते, ये जो एक ये ज्ञान हो रहा है हमारे को, एक वृक्ष नहीं, एक वन और एक सेना, ये जो एकत्व हमारे को दिखाई दे रहा है, सब परीक्षते, उसकी परीक्षा की जा रही है। क्या? किम द्रव्यांतर विषयो वा अथा अणुसंचय विषयति, ये जो एकत्व है ये द्रव्यांतर विषय वाला है, यानी द्रव्यांतर इसका विषय है, अथवा अणुओं का संचय इसका विषय है। तो कोई ज्ञान होता है तो उसका विषय भी होगा, ज्ञान का विषय, ज्ञान का आधार आलंबन। लेखनी का ज्ञान हो रहा है तो लेखनी के ज्ञान का विषय कौन है?
ये लेखनी, और लेखनी नहीं हो तो ये इसका विषय ही नहीं हुआ। यहां पर कक्ष में गाय नहीं है तो गाय हमारा विषय नहीं बन सकती यहां पर प्रत्यक्ष का। तो ये सिद्धांति कह रहा है कि यहां ये परीक्षा की जा रही है कि ये जो एकत्व हुआ, एकत्व है ज्ञान, पूर्व पक्षी भी कह रहा है एकत्व का ज्ञान होता है, क्योंकि उसने कहा ना अभेद से ग्रहण होता है और प्रत्यक्ष है, दर्शन है, उसको आप खंडन नहीं कर सकते। तो ज्ञान को तो वो मान रहा है। तो अच्छा, आप इसको ज्ञान को मान रहे हो, ये जो एकत्व को मान रहे हो, वो जो एकत्व है इसका विषय क्या है? ये एकपना आप कह किसका रहे हो? तो आप दो ही बातें कह सकते हो, या तो द्रव्यांतर इसका विषय है, द्रव्यांतर का मतलब हुआ अवयवों से भिन्न अवयवी इसका विषय है, अथवा अणुओं का संचय है। कोई ना कोई तो विषय होगा ना, ज्ञान हुआ है तो उसका कोई ना कोई विषय होगा। वो विषय क्या है? आधार, आलंबन क्या है जिसके आधार पर यह ज्ञान हो रहा है? वो दर्शन का विषय क्या है? तो बोले सब परीक्षित है, यही देखा जा रहा है कि ये जो एकत्व दिखाई दे रहा है ये द्रव्यांतर विषय वाला है, यानी अवयवी है, अथवा अणु संचय विषय, अथवा अणुओं का समूह मात्र ही है ये। आगे, अत्र दर्शनम अन्यतरस्य साधकम न भवति। ये जो एकत्व है यहां पर, दर्शन किसका है? एकत्व जो ज्ञान है, वो जो एकत्व ज्ञान है वो अन्यतर का साधक नहीं हो सकता। हमें एकत्व का ज्ञान हो रहा है, इससे न तो ये सिद्ध हो सकता है ये अणुओं का समूह है, और न इससे ये सिद्ध हो सकता है कि यहां एक अवयवी है, जब तक कि विशेष हेतु न दिया जाए। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि यहां एकत्व का ज्ञान हो रहा है हमारे को, वन और सेना के अंदर एकत्व का ज्ञान हो रहा है, तो यहां एक है। तो सिद्धांति कह रहा है कि इतने मात्र से आप न तो अणु संचय को सिद्ध कर सकते हो। पूर्व पक्षियों कहे कि भाई अणुओं का संचय है और उसी से एकत्व का ज्ञान हो रहा है। एकत्व का ज्ञान हो रहा है, इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि यहाँ अणुओं का संचय है। अणुओं का संचय ही एकत्व का विषय है, ये पता नहीं लग सकता। और एकत्व का पता ये भी नहीं, एकत्व का आश्रय विषय अवयवी है, ये भी इससे निश्चय नहीं हो सकता। तो दोनों में हो सकता है, ये जब तक कि विशेष हेतु नहीं आएगा, कोई कारण नहीं आएगा, तब तक ये सिद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अत्र दर्शनम अन्यतर से साधकम न, ये जो एकत्व का दर्शन है ये अपने आप में किसी एक पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता। नाना भावे च अणुनाम पृथक तस्य अग्रहणात् अभेदे न एकमिति ग्रहणम अतस्मिन् तदिति प्रत्ययो। अब उसमें वो उसको सिद्धांति बता रहा है कि इसमें कौन सा ठीक है, कौन सा कैसे हो सकता है। तो बोल रहे हैं नाना भावे च अणुनाम, अणुओं के अलग अलग होते हुए भी, प्रत्येक अणु अलग अलग है, पृथक पृथक है, तो नाना भावे च अणुनाम पृथकत्व से अग्रहणात्, लेकिन उनका पृथकत्व ग्रहण नहीं हो रहा है, हमारे को अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे। तो अभेदेन एकमिति ग्रहणम, उनका अभेद रूप से, जब इनका पृथकत्व दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब है इनका भेद हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो भेद नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हो रहा है? एकत्व का ज्ञान हो रहा है हमारे को। तो अणुनाम पृथकत्व से अग्रहणात्, पृथकत्व का ग्रहण न होने से अभेदेन एकमिति ग्रहण, अभेद रूप से एकत्व का यहाँ पर जो ग्रहण हो रहा है ये कैसा है? अतस्मिन् तदिति प्रत्यय, आपके मत में जो जैसा नहीं है वैसा दिखाई दे रहा है। अतस्मिन्, वो वैसा है नहीं, लेकिन वैसा सोचा जा रहा है। क्योंकि पूर्व पक्षी के मत में वहां पर एक अवयवी तो है नहीं, अनेक अवयवों का समूह है, तो उसमें अनेकत्व का ज्ञान होना चाहिए। एकत्व का ज्ञान कैसे हो रहा है? अनेक में एक का ज्ञान होना, ये क्या है? मिथ्या ज्ञान है। अतस्मिन् तदिति, जो जैसा नहीं है वैसा ज्ञान होना, ये मिथ्या ज्ञान है। अतस्मिन् तदिति प्रत्ययो, यथा जैसे कि स्थाणु पुरुष है, इति ठूंठ के अंदर पुरुष का ज्ञान होना, जैसे ये मिथ्या ज्ञान है। अतस्मिन् तद है, वो पुरुष है नहीं और पुरुष का ज्ञान हो रहा है, स्थाणु है और पुरुष का ज्ञान हो रहा है, ऐसे ही ये माना जाएगा। ततः किम, इससे क्या हुआ? तो सिद्धांति कहता है अतस्मिन् तदिति प्रत्यय से प्रधानापेक्षित्वात् प्रधान सिद्धि ही। बोले कि इसमें जब अतस्मिन् तत् ज्ञान होता है, जब भी जो चीज नहीं है उसमें दूसरी चीज का ज्ञान होता है, अतस्मिन् तदिति प्रत्यय से, ये हमेशा प्रधान की अपेक्षा रखता है। प्रधान का मतलब है मुख्य प्रयोग की अपेक्षा रखता है, इससे प्रधान की मुख्य की सिद्धि हो जाती है।
कैसे? कि अनेकों में आप एक देख रहे हो, इसका मतलब है एक कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि रस्सी में सांप की भ्रांति हुई, किसी को रस्सी में सांप की भ्रांति हुई, स्थाणु में पुरुष की भ्रांति हुई, तो है तो ये अतस्मिन तदिति, लेकिन इससे ये तो सिद्ध हो जाता है ना कि पुरुष कोई ना कोई है, नहीं कोई ना कोई है। रस्सी में सांप की भ्रांति हुई तो ये तो मानना पड़ेगा कि सांप कोई ना कोई है। अगर सांप नहीं होता और पुरुष भी नहीं होता तो स्थानों में पुरुष का ज्ञान होता क्या? ये रस्सी में सांप का ज्ञान होता क्या? नहीं होता ना। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी तो ज्ञान होना है, हो रहा है। जैसे कि सपना, स्वप्न में, स्वप्न के लिए भी संसार को स्वप्न के समान कहते हैं। जो संसार की व्याख्या करते हैं ब्रह्म रूपता ही, कि ब्रह्म ही है और ये तो सब मिथ्या है, तो कहते हैं किसके समान? बोले उसमें परमात्मा की झलक है, दर्पण के समान या मुक्ता शुक्ति के समान। भ्रांति है तो बोले भ्रांति कब होती है ये बता रहे हैं। तो वहां भी अद्वैत के खंडन में भी ये बात लगती है, जो कि तो भ्रांति हो रही है। इसमें किसकी भ्रांति हो रही है? भ्रांति होने के लिए कोई चीज चाहिए भी तो पहले। मुक्ता शुक्ति में रजत की भ्रांति हो रही है। सीपी होती है ना मोती वाली, वो सफेद सफेद लगती है, चांदी जैसी, उसको देख करके कोई कहे कि ये चांदी है, तो इससे चांदी का अस्तित्व भी तो सिद्ध हो रहा है ना कि चांदी है। तो हमें जो भ्रांति कह रहे हैं कि भ्रांति होती है संसार में, वास्तव में नहीं है, तो किस चीज की भ्रांति हो रही है? तो कोई ना कोई चीज है, उसी की तो भ्रांति होगी। ऐसे ही यहां पर सिद्धांति कह रहा है कि चलो ये भी मान लिया, ये अभ्युपगम से है कि वो है तो अतस्मिन तत् ज्ञान, कि अणुओं का समूह है, एकत्व वहां पर कुछ है नहीं, फिर भी एकत्व का ज्ञान हो रहा है। तो बोले वो एकत्व प्रधान कहां पर है जिसके आधार पे आप यहां कह रहे हो कि ये पूरा एक है? तो अतस्मिन तदिति प्रत्यय से प्रधानापेक्षित्वात् प्रधान सिद्धि। आप जब भी ये दृष्टांत दोगे तो आप प्रधान की सिद्धि तो आपको यहां नहीं तो और कहीं तो माननी पड़ेगी, जबकि आपके सिद्धांत के अनुसार तो वो एकत्व कहीं हो ही नहीं सकता। स्थाणु उदाहरण को से बता रहे हैं, स्थाणु पुरुष इति प्रत्यय से किम प्रधानम। उसने पूछा है भाई स्थाणु में पुरुष की भ्रांति हो रही है, तो इन दोनों में से प्रधान कौन है? तो बोले यो असौ, ये लिखा हुआ है, इसको यो कर लीजिए। यो असौ पुरुषे पुरुष प्रत्यय तस्मिन तदिति। जो पुरुष में पुरुष का ज्ञान है, मनुष्य में मनुष्य का ज्ञान है, ये प्रधान ज्ञान हो रहा है, ये तस्मिन तत् है। मनुष्य को ही हम मनुष्य कह रहे हैं, ये तस्मिन तत् है, यथार्थ ज्ञान है। तो योशौ पुरुषे पुरुष प्रत्यय तस्मिन सति पुरुष सामान्य ग्रहणात्। उसके होने पर पुरुष में पुरुष का ज्ञान हमारे को पहले होगा, तो उस पुरुष के सामान्य धर्मों का हम ग्रहण करेंगे। सदृशता का ग्रहण होने से पुरुष सामान्य ग्रहणात्, सामने का जो स्थाणु है उसमें आरोह परिणाम मनुष्य जितना है ये देख करके पुरुष के सामान्य का ग्रहण से होने से स्थाणु पुरुषोयम इति, इस स्थाणु में ये पुरुष है ऐसा ज्ञान होने लगता है। अर्थात स्थाणु में जो पुरुष का ज्ञान हो रहा है ये तो गौण है, मिथ्या है, लेकिन इससे ये तो सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं तो पुरुष का प्रधान ज्ञान यानी सही ज्ञान होना चाहिए। तो जब अवयवों के समूह में आप किसी एक का ज्ञान करते हो तो वो एक कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, तब हम यहां पर कहेंगे है तो अतस्मिन तदिति। आगे एवं नाना भूतेषु एकमिति सामान्य ग्रहणात् प्रधाने सति भवितुम अर्हति। तो इस प्रकार अब ये दार्ष्टान्त में घटा करके बता रहा है सिद्धांति कि नाना भूतेषु एकमिति, जो अनेक हैं, नाना भूत है, पृथक पृथक हैं, उसमें जो एक का ज्ञान हो रहा है पूर्व पक्षी को, अनेकों में जो एक का कह रहे हैं नाना भूतेषु एकमिति, ये कैसे ज्ञान होता है? प्रधाने सति सामान्य ग्रहणात् भवितुम अर्हति। कोई ना कोई प्रधान पहले अलग होगा, उसके जैसा सामान्य ग्रहण होने से यहां पर हो सकता है।
जैसे कि पुरुष का ज्ञान होने से प्रधान रूप से पुरुष में पुरुष का ज्ञान, फिर उसकी समानता का हमारे को ग्रहण हो रहा है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए पुरुष की भ्रांति हो रही है स्थाणु में। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणादिति नोपपद्यते। और जब आप ये कहते हो कि सर्वस्य अग्रहणादिति, सबका ग्रहण नहीं होता है, पूर्व पक्षी ने कहा था ना, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता, सर्व प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे का ग्रहण नहीं कर सकते, सामने वाले का ही करते हैं, पीछे वाले का ग्रहण नहीं करते। तो कह रहे हैं, सिद्धांत कह रहा है कि देखो पहले तो आपको प्रधान की जरूरत पड़ेगी, मुख्य प्रयोग की, लेकिन मुख्य प्रयोग आपके मत में हो नहीं सकता है। प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणादिति नोपपद्यते। आपके मत में सबका ग्रहण एक साथ होता ही नहीं है, क्योंकि केवल सामने सामने वाले भाग का ग्रहण होता है, पीछे वाले का तो ग्रहण प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। तो इसलिए आपके पक्ष में तो प्रधान घटता ही नहीं है। प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणादिति नोपपद्यते तस्मात् अभिन्ने एव अयम अभेद प्रत्यय एकमिति। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि ये जो एक प्रत्यय हो रहा है, एक ज्ञान हो रहा है, ये अभिन्न में हो रहा है, भिन्न भिन्न में एक ज्ञान नहीं हो रहा है, अनेकों में एक का ज्ञान नहीं हो रहा है, एक ही में एक का ज्ञान हो रहा है। तस्मात् अभिन्ने एव अयम अभेद प्रत्यय एकमिति, ये सिद्धांत पक्ष हो। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी एक तर्क रख रहा है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। रूपवान जो चीजें थी वहां तो पूर्व पक्षी घटा नहीं सकता है, प्रधान का उदाहरण दे नहीं सकता है, क्योंकि जो भी प्रधान का उदाहरण देगा उसमें भी पूरे के पूरे का ग्रहण तो होगा नहीं, सामने सामने वाले का ग्रहण होगा नेत्र से प्रत्यक्ष, इसलिए कोई उदाहरण बना ही नहीं सकता वो। तो अगर ऐसे में पूर्व पक्षी कहे कि चलो रूप वाली चीजों को तो मैं दृष्टांत के रूप में नहीं लाऊंगा, लेकिन अन्य इंद्रियों की जो विषय हैं उनको तो मैं उदाहरण के रूप में ला सकता हूं, उसको यहां वार्तिक में कहा इंद्रियांतर विशेषु अभेद प्रत्यय। इंद्रियांतरों के विषय में, इंद्रियांतर मतलब रूप गुण के अतिरिक्त, नेत्र रूप एक, इसकी तो चर्चा चली रही, इससे भिन्न जो इंद्रियों से गृहित होने वाले विषय हैं उनमें इंद्रियांतर विशेषु, उनमें तो अभेद का ज्ञान होता है। अभेद प्रत्यय प्रधानम इति चेत, प्रधान का अभेद प्रत्यय का, अभेद प्रत्यय मतलब एकत्व का ज्ञान, एकत्व ज्ञान मतलब वहां पर प्रधान का ज्ञान हो गया, वो वहां पर देखा जाता है और उस तरह से यहां पर भी हम कल्पना कर सकते हैं। तो इंद्रियांतर में देखने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें सिद्धांति कहता है विशेष हेतु अभावात, दृष्टांत अव्यवस्था। आपने जो दृष्टांत दिया है उसमें भी अव्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई विशेष हेतु आपकी तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया, नहीं किया जा सकता। विशेष हेतु अभावात दृष्टांत अव्यवस्था, इसी को खोल रहे हैं आगे। श्रोत्रादि विषयेषु शब्दादिषु अभिन्नेषु एक प्रत्यय प्रधानम अनेकस्मिन् एक प्रत्ययस्य। अनेकों में एक प्रत्यय का प्रधान कहीं ना कहीं दिखाना था, तो उसको पूर्व पक्षी कह रहा है कि श्रोत्रादि विषयों में, रूप को छोड़ करके श्रोत्रादि विषयों में, कौन से हैं वो? शब्दादिशु, शब्दादियों में। श्रोत्र का विषय शब्द हो गया, और स्पर्श का विषय स्पर्श हो गया, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श हो गया। इसी तरह बाकी को भी, रूप को छोड़ दीजिए, केवल गंध का और रस का। बोले वहां पर तो प्रधान होता है, वो एक होते हैं और एक में एक का ज्ञान होता है, ऐसे यहां पर अनेकों में एक का ज्ञान भी हो जाएगा। इति अनेकस्मिन एक प्रत्यय से, उस अनेकों में एक के ज्ञान का प्रधान ये बनेगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा। एवं च सति दृष्टांतोपादानम न व्यवतिष्ठते विशेष हेतु अभावात। तो सिद्धांति कहता है कि ऐसा होने पर भी दृष्टांत का उपादान यानी दृष्टांत का ग्रहण न व्यवतिष्ठते, सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई विशेष हेतु आपके द्वारा नहीं दिया गया है। समझा रहे हैं आगे। अणुषु संचितेषु एक प्रत्यय किम अतस्मिन् तदिति प्रत्यय स्थाणु पुरुष प्रत्ययवत। ऐसे पूछ रहे हैं, सिद्धांति पूछ रहा है कि अणुओं के संचय होने पर जो एक का ज्ञान होता है वो अतस्मिन् तत् ज्ञान है, इतना तो ठीक है, क्योंकि अनेकों में एक ज्ञान हो रहा है। अतस्मिन् तत् प्रत्यय है, ये स्थाणु में पुरुष के प्रत्यय के समान है। फूंट में जो पुरुष का ज्ञान होता है ये उसकी तरह से है। अथ अर्थस्य तथा भावात् तस्मिन् तदिति प्रत्यय, अथवा वस्तु के वैसा ही होने से उसमें वैसा ज्ञान हो रहा है, यानी एक में एक का ज्ञान हो रहा है,
यथा शब्दस्य एकत्वाद एकः शब्द इति, जैसे शब्द एक है और उसके एकत्व का ज्ञान हो रहा है। तो ये जो ज्ञान हो रहा है ये किस तरह का हो रहा है? दो तरह की बातें हैं यहां पर, फिर से देख लीजिए। अणुसु संचितेशु, जो संचित अणु है उसमें एक प्रत्यय का ज्ञान जो हो रहा है वो अतस्मिन तत्प्रत्यय है, जैसे स्थाणु में पुरुष प्रत्यय है होता है। अर्थस्य तथा भावात नहीं, हाँ प्रत्ययवती होगा। अथ अर्थस्य तथा भावात, अगर वस्तु वैसी ही है ऐसा अगर कहेंगे तो तस्मिन तदिति जो ज्ञान है, जैसे कि एक शब्द है तो उसका एक ही ज्ञान। इन दोनों में से कौन सा हो रहा है ये कैसे निश्चय करेंगे आप? तो विशेष हेतु परिग्रह अंतरेण दृष्टांत संचयम आपत्त्यते इति। तो बोले विशेष हेतु का चूंकि इसमें आपने परिग्रहण नहीं किया, केवल दृष्टांत दे दिए, ऐसे हो जाएगा तो उसमें तो बात सिद्ध नहीं होगी। तो विशेष हेतु का ग्रहण न करने के, विशेष हेतु के ग्रहण के बिना दृष्टांत मतलब ये दृष्टांत, दो दृष्टांत, एक तो स्थाणु और पुरुष का और एक शब्द और उसके एकत्व का, ये दो जो दृष्टांत है ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है दृष्टांतो। तो दृष्टांतो संशयम आपादयत इति, ये संशय को उत्पन्न कर देते हैं, यानी संशय उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, कुंभवत संचय मात्रम गंधादयो अपि इति अनुदाहरणम गंधादय। पूर्व पक्षी ने गंधादि का उदाहरण दिया था, शब्दादि का उदाहरण दिया था, तो उसमें से अभी ये शब्द को छोड़ करके गंधादि का ग्रहण कर रहे हैं। तो उसमें गंध, रस और स्पर्श इनको ले सकते हैं, रूप तो अलग है ही। तो कुंभवत संचय मात्रम गंधादयो अपि इति अनुदाहरणम गंधादय इति। बोले आपने जो गंधादि का उदाहरण दिया, तो गंधादि का उदाहरण पूर्व पक्षी ने किस लिए दिया था? प्रधान प्रयोग को बताने के लिए। प्रधान प्रयोग क्या है? एक में एक का ज्ञान, तस्मिन तत्, ये बताने के लिए उसने गंधादि का उदाहरण दिया था, शब्दादि का। तो शब्द को तो अभी एक बार छोड़ रहे हैं, लेकिन गंधादि को ले रहे हैं। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये भी कुंभ के समान संचय मात्र है, जैसे कि कुंभ घड़ा परमाणुओं का संचय मात्र है, ऐसे ही तो कुंभवत संचय मात्रम गंधादयो अपि इति, गंधादि भी जो हैं वो भी संचय मात्र ही हैं। इसलिए ये आपके पक्ष में अनुदाहरण है, असिद्ध है। ये आपका उदाहरण जो है असिद्धवत है, अनुदाहरण है। तो एक बात यहां पर इन्होंने कह दी। और इसी तरह से अभी तक जो सारी बात चल रही थी वो एकत्व को लेकर के चल रही थी। सिद्धांति का कहना है कि जब आप एक का ग्रहण करते हो तो आपको अवयवी तो मानना पड़ेगा, अवयवी मानना पड़ेगा। अगर एकत्व को यानी अवयवी को नहीं मानते हो तो आपका एकत्व का व्यवहार असंगत हो जाएगा। लोक में जो हम एक पने का व्यवहार करते हैं वो व्यवहार ठीक नहीं हो पाएगा। तो एकत्व को लेकर के इन्होंने खंडन किया था। अब उसके आगे चल के कुछ और बातें बता रहे हैं। एवं परिमाण, संयोग, स्पंद, जाति विशेष, प्रत्ययान अपि अनुयोक्तव्य अल्प विराम तेषु चैवम प्रसंग। बोले पूर्व पक्षी से इन बातों को भी पूछना चाहिए। अनुयोक्तव्य यानी उस पर आक्षेप करने चाहिए, उसको पूछा जाना चाहिए। जैसे अभी एकत्व को लेकर के कथन किया, ऐसे ही और क्या क्या कर सकते हैं? परिमाण, परिमाण के बारे में भी उससे पूछना चाहिए। संयोग के बारे में पूछना चाहिए। स्पंद यानी गति के बारे में, कर्म के बारे में पूछना चाहिए, स्पंदन, गति। और जाति विशेष के नाम से के बारे में पूछना चाहिए। जाति विशेष प्रत्ययान अपि अनुयोक्तव्य है, उनके प्रति भी उससे पूछना चाहिए, उसके बारे में भी पूछताछ करनी चाहिए। जैसे किसी के घर में छापा मारा सरकार ने, काला धन था, तो कुछ तो मिल गया उसको वहां घर में। अब उसके अलावा उसके बारे में उससे और भी चीजें पूछी जानी चाहिए। जैसे घर की तलाशी लेकर के पूछा गया कौन सी चीज कहाँ है, क्यों आई, कहाँ से आई, कब खरीदी थी, इतना पैसा कहाँ से आया, ऐसे ही उसके बैंक खाते के खाता भी पूछा जाना चाहिए। ऐसे ही उसकी दुकान भी पूछी जानी चाहिए। ऐसे उसकी फैक्ट्री पूछी जानी चाहिए। ऐसे उसके और जो भूमि आदि
अचल संपत्तियां हैं उनके बारे में पूछा जाना चाहिए, ऐसे उसके रिश्तेदारों के बारे में पूछा जाना चाहिए। ऐसे कहेंगे ना, एक चीज का बताया, बोले ऐसे ही बाकी चीजों के बारे में भी पूछा जाना चाहिए, तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, उत्तर नहीं दे सकता है। तो अभी तो एकत्व को लेकर के खंडन किया है, और क्या क्या पूछा जा सकता है? परिमाण, संयोग, स्पंद, जाति विशेष, इन प्रत्यय, इनके जाति विशेष प्रत्ययान अपि, इनके ज्ञान के विषय में भी अनुयोक्तव्य पूछा जाना चाहिए। और तेषु चैवम प्रसंग, उसमें भी इसी प्रकार से प्रसंग यानी दोष आएंगे। जैसे एकत्व के विषय में पूर्व पक्षी के मत में दोष आए, ऐसे ही इन प्रसंगों में भी जब हम पूछेंगे तो उसमें दोष आएंगे। वो कैसे आएंगे उसको एक एक करके ही आगे बताएंगे। अभी अगला अनुच्छेद, अब ये जो आगे अगला अनुच्छेद है ये परिमाण के बारे में प्रश्न करेगा। पहले एकत्व को लेकर के किया था कि अवयवी होता है नहीं होता है, अब परिमाण को लेकर के कथन किया जा रहा है। एकत्व बुद्धि ही तस्मिन् तद इति प्रत्यय इति विशेष हेतुर महद इति प्रत्ययेन समानाधिकरण्यात्। सिद्धांती कह रहा है कि ये जो एकत्व बुद्धि होती है, जैसे कि घड़े में, घड़ा एक उदाहरण लिया हमने, घड़ में जो एकत्व बुद्धि है वो तस्मिन् तत् है, वो एकत्व है, वैसा ही है और वैसा ही हमारे को ज्ञान हो रहा है, यथार्थ ज्ञान है। तो एकत्व बुद्धि तस्मिन् तद इति प्रत्यय इति, वो ये एक तस्मिन् तत् प्रत्यय है। और बोले विशेष हेतुर, इसमें जो विशेष हेतु है वो क्या है? महद इति प्रत्यय न समानाधिकरण्यात्, महत इस प्रत्यय से ज्ञान से उसका समानाधिकरण्य है। यानी जब हम कहते हैं कि ये बड़ा है, महत मतलब बड़ा है, बड़ा घड़ा है, तो बोले जो घड़ा है वही महत है, दोनों का अधिकरण समान है। जिसको हम घड़ा कह रहे हैं वही बड़ा भी है, जिसको हम बड़ा कह रहे हैं वही घड़ा है, एक ही में है। जैसे कि हम कहें कि काला सांप, तो सर्पत्व भी उसी में है वो जो वस्तु है, और कृष्णत्व भी उसी में है। ठीक है, दोनों चीजें उसी में है, उसी में एक ही में विद्यमान है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जिसको हम एक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा है, महत है, महत एक परिमाण हो गया, तो महत और वो एक, वो दोनों का समानाधिकरण है, एक ही जगह पे है, अलग अलग नहीं है वो। तो सिद्धांति उससे पूछेगा कि ये महत कौन है, महत कौन है ये, पूर्व पक्षी से पूछेगा। जैसे एकत्व के बारे में पूछ रहा था कि ये एकत्व है क्या आपकी दृष्टि में, समूह मात्र है, क्या है, अवयवी को तो वो मानता नहीं है, तो ये महत कौन है? तो पूर्व पक्षी क्या उत्तर दे सकता है? वो सामने वाली वस्तु को क्या मान रहा है? परमाणुओं का संचय ही तो मान रहा है, परमाणु तो है। तो जो परमाणु है, अणु है, वो तो महत परिमाण के नहीं है, वो तो अणु परिमाण के हैं। बोले वो अवयवी तो अणु परिमाण के हैं, तो ये महत परिमाण वाली क्या चीज है? आप इसको कह रहे हो बड़ा है, ये महत क्या है? परमाणुओं को तो कह नहीं सकते आप महत, क्योंकि वो तो अणु है। तो आप महत का प्रयोग भी कर रहे हो, महत का प्रयोग हमें करना ही होता है, समाज में हम प्रयोग करते हैं, तो महत कोई चीज होनी भी तो चाहिए। अगर आप कहो कि वो अणु है और उसमें हम महत का प्रयोग कर रहे हैं तो अतस्मिन् तत् हो जाएगा, ये तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, जो चीज जैसी नहीं है वैसा हम उसको समझ रहे हैं, तो अणु है और हम महत समझ रहे हो, तो आपका मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो ये कह नहीं सकता वो अगर जिसको वो कहेगा कि इसका महत परिमाण है, तो बोले वो कौन है? अणुओं के संचय से भिन्न ये क्या चीज है जिसका आप महत परिमाण कह रहे हो? तो अंततः फिर उसको अवयवी मानना होगा। उस दृष्टि से ये कहे तो एकत्व बुद्धि तस्मिन् तदिति प्रत्यय इति विशेष हेतुर महद इति, ये एक प्रत्यय जो होता है इसमें विशेष हेतु क्या है कि महद इति प्रत्यय ने समानाधिकरण्य, महत इस ज्ञान से उसका समानाधिकरण्य होता है। खोल रहे हैं उसी को, एकम इदम महच्च इति एक विषय प्रत्यय समानाधिकरण भवतः अल्प विराम। ये एक है और ये महत है, ये जो दो ज्ञान हो रहे हैं ये एक ही विषय वाले ज्ञान है। उसी वस्तु के बारे में एक कहा जा रहा है, उसी वस्तु के बारे में महत भी कहा जा रहा है, और ये समानाधिकरण है, यानी उसी एक वस्तु वाले होते हैं। तेन विज्ञायते, इससे पता चलता है कि यह महत तत् एकमिति, जो महत है वही एक है,
जो महत परिमाण वाला है वही एक है। अणु समूहातिशय ग्रहणम महत प्रत्यय इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि अणुओं के समूह का जो अतिशय है, अधिकता है, अतिशय का जो ग्रहण है वही महत प्रत्यय है, यानी एक चीज नहीं मान रहा है वो, बस अणुओं का जो संचय है वो ही, अणुओं का जो के समूह का जो अतिशय रूप से ग्रहण हो रहा है, अधिकता में ग्रहण होता है, बस वही महत है, ऐसा अगर वो कहे, जैसा कि वो वन और सेना के संदर्भ में कह रहा था। तो सो अयम अमहत्सु अणुसु महत प्रत्ययो अतस्मिन तदिति प्रत्ययो भवती थी, अगर ऐसा है तो अमहत अणुओं में, महत परिमाण वाले नहीं है जो ऐसे अणुओं में महत प्रत्यय, महत का ज्ञान ये कैसा होगा, अतस्मिन तदिति प्रत्ययो भवती, अतस्मिन तत् होगा, यानी मिथ्या ज्ञान होगा। और किम चाहता है, पूर्व पक्षी कह रहे इससे क्या होगा, तो बोले अतस्मिन तदिति प्रत्यय से प्रधानापेक्षित्वात्, पीछे कहा था कि अतस्मिन तत् प्रत्यय अगर होता भी है उसको प्रधान की अपेक्षा होगी, कोई ना कोई प्रधान होना चाहिए। अतस्मिन तदिति प्रत्यय से प्रधानापेक्षित्वात् अल्प विराम प्रधान सिद्धि रीति, इससे प्रधान की सिद्धि हो जाती है, वहां भी कहा था इससे प्रधान की सिद्धि हो जाती है, प्रधान सिद्धि रीति। तो आगे कहते हैं भवितव्यम महति एव महत प्रत्ययेन इति, भवितव्यम के पहले अल्प विराम लीजिए, विपरीत अल्प विराम, और अंत तक ले लीजिए। ठीक है, प्रधान सिद्धि रीति, प्रधान की सिद्धि इससे हो ही जाती है। कैसे कि भवितव्यम महति एव महत प्रत्ययेन इति, महान जो है उसी में ही महत प्रत्यय होना चाहिए, यानी बड़ेपन का ज्ञान बड़ी वस्तु में ही होना चाहिए, इससे सिद्ध वही तभी वो प्रधान होगा, तो इसे प्रधान की तो सिद्धि हो जाती है। तो अभी जो इन्होंने कहा था पीछे, ये गंधादि के विषय में कहा। अब पूर्व पक्षी ये कहे कि नहीं देखो, शब्द एक होता है और उस शब्द में हम अणु और महत का प्रयोग करते हैं, उसको हम उदाहरण ले लेंगे। तो आगे देखिए, अणु शब्दों महान इति च व्यवसायात प्रधान सिद्धि रीति चेत, पूर्व पक्षी को प्रधान की सिद्धि चाहिए, ये प्रधान होना चाहिए, तो वो प्रधान को कहां देख सकता है वो घटा करके बता रहा है। तो कह रहा है कि अणु शब्दों महान इति, शब्द को दोनों जगह लेंगे, शब्द ये अणु शब्द है और ये महान शब्द है, ठीक है। एक छोटा बहुत कम हुआ शब्द और एक बड़ा बम विस्फोट हो गया, बहुत बड़ा, पहाड़ टूट गया, दो गाड़ियां टकरा गई हैं, इतनी एकदम से ट्रक आपस में टकरा गए तो कितना जोर से होता है। तो अणु शब्दों महानीति च व्यवसायात, बोले ये हमारे को निश्चय होता है, इससे प्रधान सिद्धि रीति चेत, इससे प्रधान की सिद्धि हो जाएगी। तो सिद्धांत कहता है न, ये नहीं हो सकती है। क्यों? तो मंद तीव्रता ग्रहणम इयत्ता अनवधारणात् यथा द्रव्ये, तो पूर्व सिद्धांत ये कह रहा है, यहां शब्दे का अध्याय कर लेंगे, शब्दे मंद तीव्रता ग्रहणम, शब्द में जो मंद और तीव्रता का ग्रहण हो रहा है हमारे को, वो ग्रहणम, इसको अल्प विराम ले लीजिए यहां पर, शब्दे मंद तीव्रता ग्रहणम इयत्ता अनवधारणात्, इसमें इयत्ता की अवधारणा नहीं हो रही है, परिमाण का अवधारण नहीं हो रहा है, परिमाण का विषय चल रहा है ना, उसमें परिमाण नहीं कहा जाता है। कैसा परिमाण? यथा द्रव्ये, जैसे द्रव्यों में इयत्ता का ग्रहण होता है, ऐसा शब्द में इयत्ता का ग्रहण नहीं होता है। जैसे द्रव्य में हम कहते हैं ये छोटा सा राई और ये पहाड़ बड़ा, उसमें तो इयत्ता का ग्रहण होता नहीं, ये इतना छोटा और ये इतना बड़ा। बोले शब्द के विषय में ये छोटा और बड़ा नहीं कर सकते आप, ये इतना छोटा और इतना बड़ा, परिमाण का ग्रहण नहीं होता है द्रव्यों की तरह से। यथा द्रव्य, भाष्य में इसी को खोल रहे हैं, अणु शब्दों अल्पो मंद इत्येतस्य ग्रहणम अल्प विराम, कि ये जो शब्द है ये अणु है। जब हम कहते हैं कि अणु शब्द है, वार्तिक में जो कहा था ना अणु शब्दों महानीति, तो अणु शब्द है जब हम ये प्रयोग करते हैं संस्कृत में, तो इसका क्या मतलब होता है? अल्पो मंद इति एतस्य ग्रहणम, ये अल्प है, ये मंद है, ये ग्रहण होता है। शब्द अणु है, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत अल्प है, मंद है, ये तात्पर्य है वहां पर, उसका परिमाण लंबाई चौड़ाई नहीं देखी जाती है। और महान शब्द, जब हम कहते हैं कि महान शब्द बहुत बड़ा है,
तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो इतने किलोमीटर लंबा है या इतने मीटर लंबा है, ऐसा नहीं कहते। महान शब्द है पटुस तीव्र इत्येतस्य ग्रहणम, ये बहुत पटु है, बहुत तीव्र है, बहुत तीक्ष्ण है, बहुत स्पष्ट है, ये ग्रहण होता है। पटुता और तीव्रता यही गृहीत होती है महान शब्द से। इत्येतस्य ग्रहणम कस्मात इयत्ता अनवधारणात्, हेतु इसमें यह है कि क्योंकि शब्द की इयत्ता का ग्रहण नहीं होता है, परिमाण की दृष्टि से, लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से ग्रहण नहीं होता है। न ही अयम महान शब्द इति व्यवस्यन इयान अयम इति अवधारयति। बोले कि यहां पर न ही अयम महान शब्द इति, जब शब्द के साथ में महान शब्द करेंगे, महान शब्द, तो ऐसा प्रयोग करते हुए शब्द इति व्यवस्यन, ऐसा निश्चय करता हुआ, इयान अयम इति न अवधारयति, ये इतना है ये अवधारण नहीं करता है, बस इसकी तीव्रता पटुता के कारण से कहता है कि बहुत बड़ा शब्द है, उसकी इयत्ता का निर्धारण नहीं करता है। इसलिए ये आपका कथन ठीक नहीं है। यानी आप ये जो परिमाण का कथन करेंगे, हम लोक में जो परिमाण का कथन होता है, यदि आप अवयवी को नहीं मानोगे तो परिमाण का कथन भी नहीं हो सकता है। और आप प्रधान का के लिए जो उदाहरण लेकर के आ रहे हो, वो आप ये उदाहरण नहीं घटा सकते। प्रधान तो आपको कोई ना कोई दूसरा लेना पड़ेगा, ये तो उदाहरण आपका नहीं बनेगा प्रधान का। तो पीछे जो हमने 182 पर प्रथम अनुच्छेद के अंतिम से दूसरी पंक्ति में कहा था ना कि इसी तरह से क्या करना चाहिए, परिमाण, संयोग, स्पंद, जाति विशेष, तो परिमाण के बारे में यहां तक बता दिया इन्होंने। अब संयोग को ले रहे हैं। संयुक्ते इमे इति च द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम। संयुक्ते इमे इति, ये दो चीजें संयुक्त हैं, जुड़ी हुई हैं, ऐसा जब हम कथन करते हैं तो वहां पर द्वित्व के समानाश्रय प्राप्ति का ग्रहण होता है। द्वित्व का मतलब यहां पर है दो चीजें जुड़ी हुई हैं, अवयवी। द्वित्व है समान आश्रय जिसका, ऐसी प्राप्ति का ग्रहण होता है। प्राप्ति मतलब संयोग। जब हम प्राप्ति का, जब हम ये कह रहे हैं कि संयोग का ग्रहण हो रहा है, प्राप्ति ग्रहणम, ये संयोग हो गया, तो संयोग का जो आश्रय है वो कैसा है, उस द्वित्व का भी जो आश्रय है वही संयोग का भी आश्रय है। ये एकत्व, ये एकत्व, दो हाथ हो गए, ये दोनों मिल गए, तो द्वित्व का आश्रय कौन है, दो पने का आश्रय, ये और ये मिला के दोनों ही, तो ये पूरा पूरा मिला करके द्वित्व का आश्रय हो गया ना। द्वित्व का आश्रय ये दो वस्तुएं हो गई, ये दो चीजें हो गई, ये दोनों हो गई, ये संयोग हुआ है। तो जो संयोग का आश्रय है वही द्वित्व का भी आश्रय है। समानाधिकरण है, समान आश्रय वाले हैं। दो किसमें है, दो पना किसमें है, इसमें और इसमें मिलाकर के ही तो है। और संयोग किसमें है, इसमें और इसमें मिलाकर के ही तो है। यूं थोड़ा ना कह सकते हैं कि इसमें, केवल इसमें संयोग है, नहीं, इसमें कह सकते दोनों के मिलने से संयोग है। ऐसे ही द्वित्व हम यूं नहीं कह सकते कि इसमें द्वित्व है, नहीं, इसमें तो एकत्व है, इसमें भी एकत्व है, द्वित्व नहीं है। दोनों को लेंगे तो द्वित्व आ जाएगा। तो जो आश्रय संयोग का है वही द्वित्व का भी आश्रय है, दोनों समान आश्रय वाले हैं। पंक्ति देखिए, संयुक्ते इमे, ये दोनों संयुक्त हैं, इसको चाहे तो विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, संयुक्ते इमे को। इति च द्वित्व समान आश्रय प्राप्ति ग्रहण, द्वित्व है समान आश्रय जिनका, ऐसे प्राप्ति का संयोग का ग्रहण होता है, दोनों का समानाधिकरण होगा। आगे, दो समुदायो आश्रय संयोगस्य इति चेत, अगर आप यूं कहो कि दो समुदाय इस संयोग का आश्रय हैं, अभी फिर समुदाय को कह रहा है, पूर्व पक्षी तो यही कहेगा ना, समुदाय तो ला नहीं सकता वो, अब ये भी तो ला नहीं सकता है। तो बोले दो समुदायो आश्रय संयोग, इस संयोग का आश्रय कौन है, इन दोनों के संयोग का आश्रय कौन है, दो समुदाय, एक समुदाय ये और एक समुदाय ये, पूर्व पक्षी के मत में। तो दो समुदायो आश्रय संयोग से इति चेत, बोले इसलिए बोले दो इस समुदाय और इस समुदाय का ये दोनों समुदाय इस संयोग का आश्रय हैं,
इसलिए हमारे को अब अवयवी मानने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे व्याख्या कर लेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो दो समुदायो आश्रय संयोग से चेत, तो उसमें पूर्व पक्षी को सिद्धांति पूछता है कोयम समुदाय, ये जो आप दो समुदाय कह रहे हो, ये समुदाय क्या है और ये समुदाय क्या है? दो समुदाय कह रहे हो ना, ये समुदाय क्या है? अब इसकी थोड़ी व्याख्या तो करके बताओ। कोयम समुदाय, तो बोले प्राप्ति ही अनेकस्य, प्राप्ति ही अनेकस्य, यहां अल्प विराम ले लीजिए। प्राप्ति का मतलब संयोग, अनेकों का संयोग। पूर्व पक्षी क्या कहेगा कि ये जो समूह है, संयोग, ये समूह है, ये क्या है? समुदाय क्या है? अनेकों का संयोग समुदाय है। ऐसा ही तो होता है, यही तो कहेगा। ढेर लगा हुआ है गेहूं का और वो एक समुदाय है, तो क्या कहेंगे? अनेक गेहूं का जो संयोग है वही समुदाय है। अनेक गेहूंों का जो संयोग है या अनेक परमाणुओं का, अणुओं का जो संयोग है, यही समुदाय है, या तो ये कहेगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा प्राप्ति ही अनेकस्य, अनेकस्य यानी अनेक अवयवों की प्राप्ति, संयोग। दूसरी बात कह रहे हैं अनेका वा प्राप्ति ही एकस्य, अथवा एक की अनेक प्राप्तियां हैं। अनेकों का संयोग समुदाय है, ये पहली बात हुई। अथवा एक के अनेक संयोग हैं, एक के अनेक संयोग हैं। एक के का मतलब है प्रत्येक के, एक के का मतलब है प्रत्येक के। अब आप परमाणुओं की तरह से, या तो गेहूं की तुलना कर लीजिए, गेहूं की, बाजरे की। अब बाजरे का एक ढेर है, तो एक तो हम ये कहें कि यहां पर अनेक बाजरे की का संयोग ये ढेर है। अनेक बाजरों का जो संयोग है उसका नाम ढेर है, यानी समुदाय है। दूसरे ढंग से क्या कह रहे हैं कि एक एक की, यानी प्रत्येक में अनेक संयोग हैं, प्रत्येक में अनेक संयोग हैं। तो ढेर में अगर बाजरा पड़ा हुआ है तो एक बाजरे के साथ में कितने संयोग होंगे? एक या अनेक? एक या अनेक? अनेक होंगे, क्योंकि उसके चारों ओर जो बाजरे हैं, एक बाजरा यहां, एक बाजरा उधर, एक बाजरा इधर, ऐसे कई, चारों तरफ कई बाजरों का संयोग होगा। और जो किनारे पे भी होगा, सबसे ऊपर भी, उसका भी किसी एक ही से संयोग होगा ऐसा नहीं होगा। नीचे वाले से, बगल वाले से, चारों तरफ कहीं ना कहीं से और कई जगह संयोग होगा। तो समुदाय को ये दूसरे ढंग से अब कह रहा है कि अनेकावा प्राप्ति ही एकस्य, एक की यानी प्रत्येक की अनेक प्राप्तियां। जब एक के साथ में अनेक संयोग हो जाते हैं उसको समुदाय कहते हैं। पहला ये था कि अनेक संयोग, अनेकों का जो संयोग है उसे समुदाय कहते हैं। ये कहते हैं प्रत्येक के जो अनेक संयोग है उसको समुदाय कहते हैं। समुदाय इति चेत, समुदाय को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। ये समुदाय क्या है उसकी परिभाषा वो दो ढंग से बोल सकता है। अगर वो पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो उसका उत्तर सिद्धांति आगे दे रहा है, प्राप्ते अग्रहणम प्राप्त्याश्रिताया, तो प्राप्ति के आश्रित प्राप्ति का अग्रहण होगा। इसको यूं देखिए, वैसे प्राप्ति का मतलब तो हम संयोग ले रहे हैं, इस पक्ष में यहां दोनों जगह अगर हम संयोग अर्थ लेते हैं, प्राप्ते है अग्रहणम प्राप्त्याश्रिताया, प्राप्ति के आश्रित प्राप्ति का अग्रहण होता है, संयोग के आश्रित संयोग का अग्रहण होता है। इसको अगर हम पलट के देखें, अगर प्राप्ति का मतलब दोनों जगह संयोग करेंगे तो क्या अर्थ होगा? संयोग के आश्रित संयोग का ग्रहण नहीं होता है। ये क्या कहना चाहता है सिद्धांति? पूर्व पक्षी ने कहा था कि समुदाय किसे कहते हैं। पूर्व पक्षी को जब पूछा था कि समुदाय किसे कहते हैं, तो उसने क्या कहा? अनेक अवयवों का जो संयोग है
उसको समुदाय कहते हैं। अनेक अवयवों का जो संयोग है उसको समुदाय कहते हैं। तो समुदाय का ज्ञान किस पे आश्रित हो गया? संयोग पे आश्रित हो गया। तो संयोग के आश्रित ही संयोग हुआ। संयोग के आश्रित, जब समुदाय को आप संयोग कह रहे हो और वो अनेक संयोगों पर आश्रित है, क्योंकि एक तो संयोग है नहीं। समुदाय जब आप बोल रहे हो तो वहां तो बहुत सारे संयोग हैं, और समुदाय को भी आप संयोग ही कह रहे हो, तो अनेक संयोगों पर आश्रित एक संयोग होगा। उस दृष्टि से इस पंक्ति को देखिए, प्राप्ते अग्रहणम प्राप्त्याश्रिताया, प्राप्त्याश्रिताया प्राप्ते अग्रहणम। संयोग के आश्रित संयोग का ग्रहण ही नहीं हो सकता, उसको हम ज्ञान ही नहीं होगा हमारे को। संयोग के आश्रित संयोग का क्या ज्ञान होगा? पहली बात तो संयोग किस पे आश्रित रहता है? द्रव्यों पे जिनका संयोग हो रहा है उन पे आश्रित रहता है, उनको तो छोड़ दिया। अब उनके बीच में जो संयोग है और उस पे आश्रित ये समुदाय है, तो संयोग का अपने आप में बिना समुदायों के ग्रहण नहीं होता। तो संयोग से आश्रित जो संयोग है उसका तो ग्रहण हो नहीं सकता। और इसको दूसरे ढंग से भी कहते हैं तो प्राप्ति का मतलब यहां पर फिर कई बार समुदाय, प्राप्त्याश्रिताया प्राप्ते है अग्रणम। इसको खोल रहे हैं आगे, संयुक्ते इमे वस्तुनि इति नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते। संयुक्ते इमे वस्तुनि, ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं, तो ऐसे में नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते, दो प्राप्तियां दो संयोग एक साथ गृहित नहीं होते। ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं तो यहां पर एक साथ दो संयोग गृहित नहीं होंगे। ये दूसरी वाली बात है जिन्होंने कहा था अनेकावा प्राप्ति एकस्य, एक में अनेक की प्राप्ति है उसको समुदाय कहते हैं। एक में अनेक संयोग होंगे, तो जहां दो होंगे, दो होकर के भी तो समुदाय हो सकता है, तो इसमें तो अनेक संयोग है ही नहीं, तो एक ही संयोग है। तो इस प्रकार से अगर आप इस संयोग को ही मानते हो, संयोग ही समुदाय है, तो ये आपका कथन ठीक नहीं होगा। आगे पूर्व पक्षी कहे यदि अनेक समूह समुदाय इति चेत, वो ये कहे कि अनेक समूह को हम समुदाय कहें, ऐसा कोई कहे तो उसके लिए उत्तर दे रहा है इति चेत न, ये कथन ठीक नहीं है। उसमें हेतु दे रहे हैं द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्। समानाधिकरणस्य द्वित्वेन ग्रहणात्, समानाधिकरण कब गृहित होता है? द्वित्व के द्वारा ग्रहण होता है। अगर दो नहीं है तो समानाधिकरण ग्रहण नहीं होगा। समानाधिकरण है तो वहां दो चीजें आएंगी। द्वित्वेन एवं समानाधिकरणस्य ग्रहणात्, दो के होने पर ही समानाधिकरण का ग्रहण होता है। पूर्व पक्षी के मत में क्या बनेगा उसी को खोल रहे हैं, द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ इति ग्रहणे सति। ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं, दो अर्थ आपस में संयुक्त हैं। दो इमौ संयुक्तौ अर्थौ इति ग्रहणे सति, ऐसा जब हम ग्रहण करते हैं, ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं, जब हम ऐसा ग्रहण करते हैं, न अनेक समूहाश्रय संयोगो गृह्यते, वहां ये गृहित नहीं होता है कि अनेकों के समुदाय, एक समुदाय ये, एक समुदाय ये, दो समुदायों का यहां पर संयोग हुआ है, ऐसा हमारे को ग्रहण नहीं होता है। अगर पूर्व पक्षी कहे कि अनेकों का समूह ही समुदाय है, तो ये भी अनेकों का समूह समुदाय हुआ और ये भी अनेकों का समूह समुदाय हुआ पूर्व पक्षी के मत में। ये भी अनेकों का समूह समुदाय, ये भी अनेकों का समूह समुदाय, दोनों समूह हैं। और अब जब यहां पर ये संयोग हुआ है तो अब क्या ग्रहण होता है? यहां पर दो चीजें जुड़ी हुई हैं, ये हो रहा है ना। तो बोले ये जो दो चीजों का ग्रहण होना है, तो यहां पर अनेक समूह द्वित्वेन समानाधिकरण, ये नीचे जो लिखा द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ इति ग्रहणे सति, ये हमें ग्रहण हो रहा है कि दो संयुक्त हैं। ऐसा होने पर यह हमें गृहीत होता है न अनेक समूहश्च संयोगो समूहाश्रय संयोगो गृह्यते। ये जो संयोग है ये अनेक समूहों के आश्रय वाला है, ऐसा नहीं होता है। कैसे? ये अनेक समूह, अनेक अवयवों का समूह है, ये अनेक अवयवों का समूह है, और जब ये मिला तो हमारे को क्या लगा? दो समूह आपस में मिल गए हैं। ऐसा यहां हमारे को गृहित नहीं होता है। हमें क्या गृहित होता है? एक ये और ये दो जुड़े हुए हैं, दो में संयोग हुआ है। ये समूह और मिल गए, बोले दो समूह मिल गए, ऐसा हमें गृहित नहीं होता है, ऐसा ज्ञान नहीं होता है।
तो द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ इति ग्रहणे सति, जब हम ये कहते हैं कि जब ये ऐसा मानते हैं पूर्व पक्षी में कि दो संयुक्त अर्थ ग्रहण होते हैं, ये हमें पता लगता है, तो ऐसे में न अनेक समूहाश्रय संयोगो भवति, अनेक समूहों का संयोग यहां पर नहीं गृहीत होता है। आगे न च द्वयोः अणुओर ग्रहणम अस्ति, और दो अणुओं का तो ग्रहण होता ही नहीं है। दो अणुओं का ग्रहण यानी दो अणुओं के संयोग का ग्रहण तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो अतीन्द्रिय हैं। आप इसको अगर कहोगे भी तो दो अणुओं पे जाकर के आपको रुकना पड़ेगा, और दो अणुओं पे रुकोगे तो उनके तो संयोग का ग्रहण हो ही नहीं सकता है। तस्मात् महति द्वित्वाश्रय भूते द्रव्य संयोग से स्थानमिति, इसलिए महति जो महत परिमाण वाला है, जो कि द्वित्व महति द्रव्य महान द्रव्य में, कैसा, जो कि द्वित्व के आश्रय भूत है, द्वित्व का आश्रय है, दो पने का जो आश्रय है, ऐसे महत परिमाण वाले में संयोग से स्थानम, संयोग का स्थान होगा, संयोग को वहां पर स्वीकार किया जा सकता है, बिना उसके हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो पूर्व पक्षी की माने तो यहां पर इस संयोग का भी ग्रहण नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते ये दोनों चीजें संयुक्त हैं। अगर पूर्व पक्षी को कहे कि भाई ये टेबल है, ये टुकड़ा है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, तो क्या कहेगा वो? संयोग कर दो। किनको संयोग कर दो? बोले इस टुकड़े को और इस टुकड़े को, लकड़ी को जोड़ दो, यही तो कहेगा वो। बोले आपके पक्ष में तो ये बनेगा ही नहीं। संयोग का व्यवहार आपके पक्ष में हो नहीं सकता, उसमें आप किसी प्रधान उदाहरण को ला नहीं सकते। रूप वाले में नहीं, संयोग वाले में भी आप नहीं ला सकते। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणोतन। सभी को सदर विवाद है।